वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा माइडी साथ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का हम लोग 15 चैप्टर के बेस से प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत की थी। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जाने थे कि तरंग क्या होती है और ध्वनि तरंगे किसके बेस से होती है, प्रकाश तरंगे किसके बेस से होती है। अब उसी का आगे का कंटेंट को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखते हैं भाई, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ये किसके बेसिस पे रहेगा, किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, इस चीज़ को देखेंगे। तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण किसके बेस पे होगा, ठीक है। तो तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण, तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण, यहाँ से है हमारे पास, ठीक है। तो तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण, यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। तरंग गति में ऊर्जा स्थानांतरण के बेस से तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण देखते हैं, ठीक है। तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण देखते हैं भाई, ठीक है। ये किसके किसके बेस पे रहेगा, किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण देखते हैं भाई, ये इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग, ठीक है। तो तरंग गति के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। चलिए, तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण किसके बेसिस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो प्राकाशिक घटनाएं के माध्यम से होती है। प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर, प्राकाशिक घटनाएं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। ऊर्जा स्थानांतरण कितने प्रकार से संभव होती है, दो प्रकार से संभव होती है। तो प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। कितने प्रकार से संभव होती है भाई, तो दो प्रकार से संभव होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। ऊर्जा स्थानांतरण कितने प्रकार से संभव होती है भाई, तो ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। नोट डाउन करते जाना है, लिखते जाना है और साथ में मेमोराइज करते जाना है, रिकॉल करते जाना है, नोट डाउन करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, केवल सुनना ही नहीं है, लिखना भी है भाई, ठीक है। तो चलिए, प्राकाशिक घटनाएं के बेस पे हम लोग आगे कंटेंट को जानते हैं कि प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। ऊर्जा स्थानांतरण कितने प्रकार से संभव होती है, तो ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है भाई, ठीक है। यहाँ से ऊर्जा स्थानांतरण को देखते हैं तो यहाँ से ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ऊर्जा स्थानांतरण कितने प्रकार से संभव होती है और ये किसके बेसिस में भी होती है, ठीक है। तो प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, ठीक है। तो प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। ऊर्जा स्थानांतरण कितने प्रकार से होती है भाई, तो ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, ठीक है। तो प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और दूसरा गति से, ठीक है। पहला द्रव्य के स्थानांतरण से होती है और तरंग गति से, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो द्रव्य तरंग के माध्यम से, सेकेंड के बेसिस पे देखेंगे तो तरंग गति के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई कि प्राकाशिक घटनाएं किसके बेस पे रहेगा और ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो प्राकाशिक घटनाओं के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में ना प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित हैं। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। प्राकाशिक घटनाएं
ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। ऊर्जा स्थानांतरण कितने प्रकार से संभव होती है? तो ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है भाई। ठीक है, तो ऊर्जा स्थानांतरण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर भी आधारित है। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से होती है। तो इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा स्थानांतरण ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से होती है। पहला द्रव्य के स्थानांतरण, द्रव्य के स्थानांतरण और दूसरा तरंग गति से। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण पर क्या होती है? आधारित होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का भी विश्लेषण करेंगे। इस अध्याय में हम किसका विश्लेषण करेंगे? तो इस अध्याय में हम तरंग गति का भी विश्लेषण करेंगे भाई। ठीक है, कि ये किसके बेस पे रहेगा और ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण। तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है।
प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, पहला द्रव्य के स्थानांतरण से, दूसरा तरंग गति से। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, पहला द्रव्य के स्थानांतरण से, दूसरा तरंग गति से। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के बेस पे जान सकते हैं भाई कि द्रव्य के स्थानांतरण के बेसिस पे क्या होता है और तरंग गति के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो एक आप लोगों के पास तरंग गति के माध्यम से आ जाएगा, एक द्रव्य के बेसिस पे आ जाएगा। तो एक को हम लोग द्रव्य के माध्यम से देखेंगे, एक को हम लोग तरंग गति के माध्यम से देखेंगे। ठीक है भाई, कि द्रव्य के बेसिस पे क्या होता है और तरंग गति के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग द्रव्य गति के माध्यम से जान सकते हैं, एक को तरंग गति के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है कि प्रकाशिक घटनाएं, जितने भी प्रकाश से रिलेटेड जो भी घटनाएं होगी, चाहे प्रकाशों के बीच में क्षीणता होगी, तीक्ष्णता होगी, ध्रुवता होगी, जो भी रहेगी, या तरंगों में कुछ किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रभाव रहेगा, कुछ भी घटनाएं होंगी, उसमें बोला जा रहा है कि प्रकाशिक घटनाएं में ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित। जो प्रकाशिक घटनाएं जितने भी होती है वह ऊर्जा स्थानांतरण के, क्योंकि ऊर्जा को ना तो हम लोगों की ऊर्जा का एक नियम होता है, प्रकाशिक की ऊर्जा का नियम होता है ये कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण होता है, मतलब स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, आपके पास एनर्जी ऊर्जा है तो उसको किसी काम पे लगाओगे, वो नष्ट नहीं होगा, एक काम को दूसरे काम के बेसिस पे। ठीक है, तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। उस स्थान पर एक क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आएंगे कि प्रकाशिक घटनाएं किसके बेस पे होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण किस रूप में होता है, ऊर्जा के स्थानांतरण के सिद्धांत किस पर आधारित है, ऊर्जा स्थानांतरण कितने प्रकार की होती है, ये सारे कंटेंट इसके बेसिस पे आएंगे भाई। ठीक है, कि ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति के माध्यम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा
और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण, तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण, प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकें तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। एक क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तो प्रकाशिक घटनाएं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि प्रकाशिक घटनाएं के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा और ये किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाओं के माध्यम से देखते हैं कि प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। ठीक है, तो द्रव्य के स्थानांतरण से कर सकते हैं और किससे कर सकते हैं भाई, तरंग गति के माध्यम से कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का ही विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, प्रकाश गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। आप कई बार देखोगे जल में या नदी वगैरह में, आप तालाब वगैरह में किसी में आप लोग जब पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो वहाँ पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कि विक्षोभ किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा और किसके अंतराल में रहेगा। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि प्रकाशिक घटनाएं के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति के माध्यम से। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाओं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि प्रकाशिक घटनाएं के माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहेंगे। प्रकाशिक घटनाएं में ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। इस अध्याय में हम
तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में एक ही निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। तो प्रकाशिक घटनाएं के माध्यम से जान सकते हैं तरंग गति, विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण के माध्यम से। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। ठीक है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण भी करेंगे ना, क्योंकि तरंग का चैप्टर ही है भाई, तो तरंग का तो विश्लेषण करेंगे ही। ठीक है, प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में भी एक निश्चित चाल से आगे बढ़ करके तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाशिक घटनाएं के अध्ययन से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई कि प्रकाशिक घटनाएं किसके बेस पे होती है, इसमें ऊर्जा के स्थानांतरण किस किस के रूप में होता है और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के रूप में ही होता है। किसके रूप में होता है भाई, तो ऊर्जा स्थानांतरण के रूप में ही होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है। तो प्रकाशिक घटनाओं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों
किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि तरंगतिम विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण किसके बेस पे होता है। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित हैं। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि, ठीक है, यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है, उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में तालाब का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में एक ही निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाता है। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के
टुकड़े के गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाता है। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाता है। प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित हैं। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाता है। तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो प्रकाशिक घटनाएं में ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होती है, जो कि दो प्रकार से होती है, एक द्रव्य के स्थानांतरण से होती है और एक तरंग के माध्यम से होती है। ठीक है, तो तरंग के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि तरंग के बेसिस पे क्या क्या हो जाएगा और एक आप लोगों के पास पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि तरंग गति में विक्षोभ एक एवं ऊर्जा स्थानांतरण, प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से और तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो प्रकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का ही विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को
स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। तो प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाता है। तालाब के कहाँ तक पहुंच जाता है? किनारे तक पहुंच जाता है। तो जब भी आप लोग तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण के बारे में जानेंगे भाई, तो इस कंटेंट के बारे में भी आपको पता चल जाएगा ये किसके बेसिस पे है। ठीक है, तो प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े के गतिज द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ऊर्जा स्थानांतरण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। तो प्राकाशिक घटनाएं ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से, तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। तो तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण के बारे में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, तरंग के माध्यम से रहेगा। ठीक है, ये तरंग के माध्यम से रहेगा कि किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो तरंग गति में विक्षोभ एवं ऊर्जा स्थानांतरण के बेस पे हम लोग जान सकते हैं डिस्टर्बेंस एंड एनर्जी ट्रांसफर वेव मोशन के बेस पे। तो प्राकाशिक घटनाएं के बेस पे हमारे पास ये दो प्रकार से होती है। प्राकाशिक घटनाएं
ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से संभव होती है, द्रव्य के स्थानांतरण से पहला और दूसरा तरंग गति से। इस अध्याय में हम तरंग गति का विश्लेषण करेंगे। यदि हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो हम देखेंगे कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, डिस्टर्बेंस, क्योंकि पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा स्वयं पत्थर के टुकड़े की गति द्वारा जल को स्थानांतरित हो जाती है। यह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में ही एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो आप यांत्रिक तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की रचना होती है। देखिए, उसके बाद बोला जा रहा है कि मैकेनिकल वेव्स की रचना होती है, अर्थात यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपने स्वरूप में बिना परिवर्तन किए माध्यम एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग के माध्यम से देखते हैं। यांत्रिक तरंग के बेस पे देखते हैं। ठीक है, कि किसी माध्यम में उत्पन्न किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है, जो अपने स्वरूप में बिना परिवर्तन किए माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, ठीक है, तो यांत्रिक तरंग की रचना होती है, अर्थात यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षेप है जो अपने स्वरूप में बिना परिवर्तन किए माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती है। भाई, एक निश्चित चाल से क्या बढ़ती है? आगे बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और ये किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग के माध्यम से हमारे पास यहाँ पर रचना होती है, अर्थात यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपने स्वरूप में बिना परिवर्तन किए माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। एक निश्चित चाल से क्या होती है भाई? आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के माध्यम से रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो जब भी प्रकाश के बेस पे आता है या फिर और दूसरे कंटेंट के माध्यम से आता है, एक प्रकाश के बेसिस पे रहता है। देखिए, यांत्रिक तरंग की रचना होती है, अर्थात यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपने स्वरूप में बिना परिवर्तन किए माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपने स्वरूप में बिना परिवर्तन किए माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है।
ठीक है। तो किसी माध्यम के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपने स्वरूप में बिना परिवर्तन किए माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो एक निश्चित चाल से हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके पास बहुत सारे कंटेंट आएंगे जो कि एक दूसरे के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अभी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपके पास बहुत सारे कंटेंट आएंगे जो कि एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, चाहे वह माध्यम के बेस पे हो चाहे वह दूसरे माध्यम के भी बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं किसी माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ है जो अपने स्वरूप में बिना परिवर्तन के माध्यम में एक निश्चित चाल से क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, क्लियर। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों आप लोग के प्रकाश के बेस पे हो जाएगा कि यहाँ पर ये विद्युत के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यदि यांत्रिक तरंग में की रचना अगर हो जाती है तो उसके बाद किसी माध्यम में उत्पन्न यांत्रिक तरंग किसके माध्यम से होता है, मैकेनिकल वेव्स। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपने स्वरूप में बिना परिवर्तन किए माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपने स्वरूप में बिना परिवर्तन किए माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तो यहाँ से जान सकते हैं यांत्रिक तरंग की रचना होती है, अर्थात यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपने स्वरूप में बिना परिवर्तन किए माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। एक निश्चित चाल से क्या होता है भाई, आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यांत्रिक तरंग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि यांत्रिक तरंग की रचना होती है, अर्थात यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपने स्वरूप में बिना परिवर्तन किए माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपने स्वरूप में बिना परिवर्तन किए माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ते हुए चलता है भाई, ठीक है। तो यांत्रिक तरंग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये माध्यम के बेस पे रहेगा कि प्रकाश के माध्यम से रहेगा, ठीक है। क्योंकि दो प्रकाश के माध्यम से रहता है, एक माध्यम के बेसिस में भी रहता है, ठीक है। तो दोनों कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे, यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है। यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करती है, देखिए यहाँ से कंडीशन आपका अप्लाई हो गया भाई। यहाँ से क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है, यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत और चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के
संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंगे जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से देखते हैं, यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों के बेस पे जान सकते हैं भाई कि यांत्रिक तरंगे के बेस पे क्या होती है और द्रव्यात्मक तरंगे किसके माध्यम से होती है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंगे जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोगों का मैकेनिकल जो आप लोगों का वेव है, मैकेनिकल द्रव्य, ठीक है, यांत्रिक तरंगे यहाँ से देख सकते हैं यांत्रिक तरंगे के बेस पे कि यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यांत्रिक तरंगे के बेस पे क्या क्या कंटेंट आएगा। तो यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंगे जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगे केवल
द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है। यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज कंटेंट के माध्यम से देखते हैं तो यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंगे जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण हैं। तो यांत्रिक तरंग के उदाहरण के बेस पे क्या क्या आ जाएगा भाई? यांत्रिक तरंग के अंतर्गत यांत्रिक तरंग के अंतर्गत हमारे पास पहला आ जाएगा ध्वनि तरंगे, दूसरा आ जाएगा जल की तरंगे, जल की तरंगे, और तीसरा हो जाएगा स्प्रिंग की तरंगे। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण। ये आप लोगों की यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आ जाएगा। ये आप लोगों के किसके अंतर्गत आ जाएगा? यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगे के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएगा भाई? कि यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण हैं, जबकि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण हैं। अर्थात यांत्रिक तरंगों के संचरण हेतु माध्यम का होना आवश्यक है, अर्थात यांत्रिक तरंगों के संचरण हेतु माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है भाई। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जिस तरीके से यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंगे जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण हैं, जबकि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है, अर्थात यांत्रिक तरंगों के संचरण हेतु माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है भाई। ठीक है, तो ध्वनि तरंग के माध्यम से जान सकते हैं, जल की तरंग के माध्यम से जान सकते हैं, स्प्रिंग की तरंग के माध्यम से जान सकते हैं, यांत्रिक तरंग के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण हैं, जबकि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। तो ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण हैं, जबकि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। ठीक है, तो ध्वनि तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं क्लियर कि ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे,
जबकि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, जबकि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे और गामा किरणें, एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है, है। ठीक है, अर्थात यांत्रिक तरंगों के संचरण हेतु माध्यम का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? माध्यम का होना आवश्यक है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, फिर स्प्रिंग तरंगे आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण है। जबकि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है, अर्थात यांत्रिक तरंग के संचरण हेतु माध्यम का होना आवश्यक है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंगे के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो यांत्रिक तरंग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके माध्यम में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। तो यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके एक रीडिंग में भी रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यदि यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम मटेरियल मीडियम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण हैं। जबकि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण हैं, अर्थात यांत्रिक तरंगों के संचरण हेतु माध्यम का होना आवश्यक है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के लिए संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि तरंग, जल की तरंग, स्प्रिंग तरंग आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण हैं। जबकि प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, गामा किरणें, एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है, अर्थात यांत्रिक तरंगों के संचरण हेतु माध्यम का होना आवश्यक है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण है तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये हमारे पास किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
माध्यम से भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे जान सकते हैं भाई। ठीक है इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, इस क्वेश्चन के बेसिस पे किस किस के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस के माध्यम से भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों माध्यम के अनुसार से रहेंगे कि प्रकाशिकी के माध्यम के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगें केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगें केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण हैं। अर्थात यांत्रिक तरंगों के संचरण हेतु माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगें केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंग केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगें केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण हैं, जबकि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण हैं। अर्थात यांत्रिक तरंगों के संचरण हेतु माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंग के माध्यम से जान सकते हैं द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति, यांत्रिक तरंगें केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे, तो यांत्रिक तरंगे और केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंग के माध्यम से ध्वनि तरंगों को देखते हैं, जल की तरंगे को देखते हैं, स्प्रिंग की तरंगे को देखते हैं, जबकि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को देख लीजिए। हमारे पास आ जाएगा प्रकाश तरंगे, इसमें आ जाएगा प्रकाश तरंगे आ जाएंगे, इसमें क्या आ जाएगा प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें और एक्स किरणें। चौथा एक्स किरणें। ठीक है, तो पहला प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें, ये आ जाएगा।
तो विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण के अंतर्गत आ जाए। अर्थात यांत्रिक तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों के लिए संचरण के लिए माध्यम का होना बहुत ही आवश्यक होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, यांत्रिक तरंगों के प्रकाश की संचरण, ठीक है, मतलब यांत्रिक तरंगों के लिए संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, इसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंगों के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, और ध्वनि तरंगों के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, ठीक है, कि ध्वनि तरंगों के माध्यम से क्या हो जाएगा, यांत्रिक तरंग के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो यांत्रिक तरंग केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, जबकि यहाँ पर आप लोगों की इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है संचरण के लिए, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रीडिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। जिस तरीके से यांत्रिक तरंगें केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, जबकि अन्य तरंग जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए संचरण है तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यांत्रिक तरंग के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यांत्रिक तरंगें केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही गति करती है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि अन्य तरंगे जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे के संचरण है तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण है। अर्थात यांत्रिक तरंगों के संचरण हेतु माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यांत्रिक तरंगों के बेसिस पे हो जाएगा। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्लियर करते हैं। इसको हम लोग यांत्रिक तरंगे के माध्यम से देख चुके हैं, इसके आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे भाई, क्लियर करेंगे।